हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे आप नवोदय इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए आपके बच्चों की तैयारी का बहुत ही अच्छी सुविधा लेकर के मैं सफलता बैच चालू करने जा रहा हूं और आप लोग पर आशा और विश्वास रखता हूं कि हमारे चैनल को देखेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। अब देखेंगे 2021 में पूछे गए प्रश्नों को। ये मैथ का प्रश्न को पहले आप लोग समझे, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा मैथ में ही दिक्कत होता है और मैथ में दिक्कत होता है तो वो समस्या अब नहीं रहेगी। आप हमारे चैनल के साथ रहें। मैथ की समस्या बच्चों को हम विश्वास देते हैं कि 1% भी आपको बच्चों को नहीं रहेगा। तो हमारे चैनल को देखेंगे। और ये क्या है, ये पहला सवाल देखिए क्या है कि 154 गुने 18, 154 गुने 18 है, 154 गुने 18 बराबर 2772, 2772। तो कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा। अब देखिएगा, अब क्या कहना 27.72 भागा 18 का मान क्या होगा। अब इसमें कहना क्या है कि ये इसको यहाँ गुना में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में, अगर यहाँ जोड़ होता तो इधर जाता तो घटाव में, यहाँ घटाव में होता तो इधर जाता तो जोड़ में हो जाता। मतलब यहाँ गुना में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 154। ठीक, उसके बाद क्या है 2772, 2772 ये गुना में है तो यहाँ जाएगा तो का में हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहेंगे। अब देखिए जितना यहाँ था वही बात यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कहता है कि 27 दशमलव, तो यहाँ 1-2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। जब यहाँ 1-2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1.54। मतलब 27.72 में 18 से अगर भाग देते हैं तो आपको क्या आंसर प्राप्त होगा, 1.54 आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखेंगे। यदि x बटा 25 बराबर का 196 बटा x है तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, अब यहां लिखेंगे हल। अब इसको हल करेंगे, आराम आराम से समझिएगा। देखिएगा x बटा 25 है, ठीक है, बराबर 196 बटा x। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। मतलब क्या है, x गुना x बराबर 25 गुना 196, 25 गुना 196। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए x में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इधर क्या है, इधर ऐसे जो कहते हो छोड़ दीजिए, 25 गुना 196, 25 गुना 196। अब क्या स्क्वायर जो है, स्क्वायर जो है, अब यहां पर देखेंगे का 25 को अगर आप लिख सकते थे क्या, 25 को आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि 5 गुने 5 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को आप 5 गुने 5 भी लिख दीजिए, 5 गुने 5। और 196 को आप लिख सकते हैं 14 गुने 14, 14 गुने 14, 14 196 होता है। अब यहां पर क्या देखेंगे, x स्क्वायर बराबर का होता है 5 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर ही हैं तो x स्क्वायर के x स्क्वायर ही लिखेंगे। और उसके बाद करेंगे का ये 5 गुने 14 कर देंगे, 14 5 का हो जाएगा 70, और ये दोनों स्क्वायर ही मिलके मतलब स्क्वायर हो जाएंगे। फिर आप यहां देखेंगे क्या कि x स्क्वायर बराबर का है, इधर 70 का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ घात बराबर जब होगा, जब दोनों तरफ घात बराबर होगा, जैसे यहाँ पास दोनों पर तरफ घात बराबर था तो ये क्या किए थे कि दोनों का घात बराबर था तो दोनों का गुना करके एक घात बना दिए। उसी तरह अगर दोनों तरफ घात अगर बराबर हो तो उसको क्या करिए, घात को हटा दीजिए, मतलब x बराबर का हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। हाँ, अब देखिए तीसरा सवाल क्या पूछा था 2021 के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में कि एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज पर वो दुगना हो जाता है। दुगना होने का मतलब यह कहता है कि कोई धनराशि अगर आप लगाए हैं तो 16 वर्ष में, जैसे आप 100 रुपया लगाए तो दुगना 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया लगाए तो 400 रुपया हो जाएगा। इस तरह से आपको 16 वर्षों में कह रहा है कि दुगना हो जाता है। तो बताइए उसका दर क्या होगा, यानी इसको कैसे हल करेंगे। अब आपको ये पता नहीं है कि कितना रुपया आप लगाए हैं। मान लिए माना कि जो लगाए, माना कि जो पैसा लगाए
माना कि जो पैसा यानी मूलधन जो हुआ, माना कि मूलधन वो क्या है, P है। माना कि मूलधन क्या है, P है। अब उसके बाद आपको कहता है कि 16 वर्षों में मतलब समय 16 वर्ष है। समय क्या है, 16 वर्ष है। समय 16 वर्ष है। अब उसके बाद क्या करें, दुगना हो जाता है। दुगना का मतलब मिश्रधन जो क्या है वो आपको मिश्रधन दुगना हो जाता है। मतलब मिश्रधन क्या हो जाता है, P जो था वो 2P हो गया। ठीक है। तो अब आपको अगला पहले वीडियो में बताए थे हम कि अगर मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है तो ब्याज बराबर क्या होगा। ब्याज बराबर होता है क्या, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अब क्या कहेंगे, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन एक सूत्र होता है। तो 2P में से P घट जाएगा, 2P में से P घट जाएगा तो कहा जाएगा P, यानी ब्याज कितना आ गया, P। ठीक है। आपको निकालना क्या है, दर निकालना है। तो अब आपको दर बराबर सूत्र हम बताए थे। देखिए दर बराबर सूत्र बताए थे कल, क्या, ब्याज गुने 100 और क्या होता है, मूलधन गुने समय। मूलधन गुने समय, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब इस पर आप बैठा दीजिए, ब्याज कितना आया है, P गुने 100। अब मूलधन भी कितना है, P। मूलधन भी कितना माने हैं, P। और समय कितना है, समय 16। अब इसी P को काट दिए तो क्या बच गया, जब P को काट दिए तो 100 बटा 16 बच गया, 100 बटा 16। अब इसको काटेंगे, देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 25 100, यानी आपको आ गया 25 बटा 4। 25 बटा 4 को जब भाग देंगे तो भाग देंगे, देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे, 6.1/4, यही 6.1/4% आ जाएगा। ठीक है। अब चौथा सवाल देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत, देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज अगर कोई पूछेगा तो त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से घिरे हुए वह क्षेत्र त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज भी होता है भुजा की दृष्टि से 3 और कोण की दृष्टि से 3। आगे जब त्रिभुज ये सब के बारे में बताएंगे तो पूरा इसका डिटेल बताएंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में इतना जरूर याद रखिए कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, इस तरह से समकोण बनाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाना है। और इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पास क्या है, 90 डिग्री का है। लंबवत भुजाएं ए होता है, ए वाला होगा, यानी इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे लंब। यही दोनों लंबवत भुजाएं हैं। और ये क्या है, कर्ण है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पास क्या है, अब कह रहा है कि एक 5 सेमी है और क्या है, सेंटीमीटर है, और ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। कोई को जैसे देखिए, आप कभी भी याद रखिएगा जो कम वाला होगा उसको लंब मानिएगा, ये 5 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा। अब आधार ये वाला जो ज्यादा रहेगा इन लंबवत भुजाओं में वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पास पहले कर्ण निकालेंगे तभी परिमाप निकाल। परिमाप के मतलब ही होता है भुजाओं का योग, जितना आएगा वो सब भुजाओं का योग ही वही परिमाप है। तो क्या कहेंगे, क्या पहले नंबर देखिए, ये सूत्र याद रखना होगा। जैसे सूत्र का होता है, देखिए कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। ये कर्ण बराबर सूत्र होता है क्या, कर्ण बराबर सूत्र होता है क्या, कर्ण अगर निकालना हो, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। उसके बाद आधार अगर निकालना होगा, अगर आधार निकालना है तो रूट अंडर क्या कहेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब निकालना है तो लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तीनों सूत्रों को ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, तीनों सूत्रों को याद कर लेंगे। यानी कर्ण अगर निकालना है तो यहाँ पास क्या निकालना है, लंब और आधार दिया हुआ है तो क्या होगा, कर्ण निकालना होगा। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। कर्ण बराबर हमको सूत्र पता है, कर्ण बराबर सूत्र पता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर होता है। अब लंब कितना है, लंब यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। ठीक है।
अब उसके बाद रूट अंडर 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 गुने 5 प्लस 12 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 12 गुने 12। अब 5 के स्क्वायर का मतलब 25 और 12 का स्क्वायर का होता है 12 बनी 144 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169 रूट अंडर 169। अब 169 का वर्गमूल निकालेंगे। अब वर्गमूल जब आपको बताएंगे तो पूरा इसका डिटेल बता देंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब 169 को हम लिख सकते हैं क्या, 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुने 13, ठीक है, 13 गुने क्या लिखेंगे 13। अब 169 का वर्गमूल निकाल के देखिएगा 13 ही आता है। तो रूट के अंदर जब डबल रहते हैं तो एक रूट रख लेगा, एक बाहर निकल जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ये तो कर्ण आया 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है त्रिभुज का परिमाप। क्या निकालना है, तो परिमाप, इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप अगर आपको निकालना है तो परिमाप बराबर का होगा तीनों भुजाओं का योग, 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 यहां लिखेंगे तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कर देना है। अब तीनों भुजाओं का योग अगर आपको करना है तो तीनों भुजाओं का योग आप कर दीजिए यहां पास। तीनों भुजाओं का योग करना है तो लिख देंगे का पहला भुजा 5 सेंटीमीटर था, दूसरा 12 सेंटीमीटर था और तीसरा कितना आया है, तीसरा 13 सेंटीमीटर आया है। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 5 17, 17 17 3 20 और 10 30 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। अब 5वां सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के, 3/5 जितना विद्यालय में कुल जनसंख्या लड़के लड़कियों का, उसमें 3/5 क्या है, लड़के हैं। और क्या है, लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या है। अब यहां पर देखेंगे आप कि जब इसको हल करेंगे तो इसमें देखिए आप लड़की की पहले संख्या दिया हुआ है, लड़की की संख्या दिया हुआ है और लड़का की संख्या पूछ रहा है और कुल बच्चा का 3/5 बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। तो यहां पास कहेंगे क्या, माना कि विद्यालय में कुल बच्चे की संख्या जो है x है। कुल बच्चों की संख्या क्या है, कुल बच्चों की संख्या क्या है, x है। अब उसमें क्या कहेंगे 3/5 लड़के हैं। अब 3/5 कहने का मतलब है कि 5 में से 3 क्या है, लड़के हैं। तो इसमें लड़कियां कितना कहे जाएंगे, 2। कितना कहे जाएंगे, 2 कहे जाएंगे। तो इसको कहेंगे क्या कि लड़की की संख्या विद्यालय में जो कुल बच्चे थे, यानी कुल बच्चों का ये 3/5 में लड़का था तो लड़की कितना हो जाएंगे 2/5। कुल बच्चों का कितना, 2/5। अब देखिए यहाँ लड़की की संख्या, कुल बच्चों का 2/5। अब कुल लड़की की संख्या कितना है, लड़की की संख्या 800 है, ठीक है। अब कुल बच्चा हम मान लिए हैं x, ठीक है, गुना 2/5। अब यहाँ 2 से देखिए इसमें इससे गुना हो जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा, मतलब 800 गुना 5 बराबर क्या है, x गुना 2। 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, या मतलब क्या हो गया, x बराबर 4 × 20 यानी 2000 होंगे। क्या होगा, 2000। अब 2000 में कुल बच्चे 2000 थे, 2000 बच्चों में लड़की की संख्या 800 है। तो अब सोच लीजिए कि लड़का की संख्या क्या होगा, लड़का की संख्या, इसलिए लड़का की संख्या बराबर क्या होगा, इसलिए लड़का की संख्या बराबर होगा कि कुल संख्या में से क्या करेंगे, लड़की की संख्या घटा देंगे। लड़की की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लड़की की संख्या घट जाएगी। तो कुल संख्या कितना आया है, 2000। 2000 में से 800 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यही आपका हो गया। अब छठा प्रश्न क्या कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी में 24 पारी कोई खिलाड़ी खेलता है, 24 पारी कोई खिलाड़ी खेलता है जिसका औसत रन बताया गया है कि 28 है।
और वह 5वीं पारी में खेला, ये पता नहीं कि कितना रन बनाया, लेकिन वो कुल टोटल जब 25वीं पारी में जब रन बनाने के बाद उसको जब पता नहीं चला कि हमको कितना है, और औसत उसको बताया गया कि तुम्हारा औसत 29 रन हो गया। तो बताइए 25वीं जो पारी खेला था उस 25वीं पारी में कितना रन बनाया था। तो देखिए ये क्या है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 24 पारी में 28 रन बनाया, 24 पारी में 28 रन बनाया है, 28 औसत है, 24 पारियों का औसत रन क्या है 28 है। तो 24 पारियों का कुल रन कितना हो गया, 24 पारियों का कुल रन कितना हो गया, कुल रन हो गया आपको, देखिए 24 पारियों का 24 गुना का हो गया 28, यानी टोटल रन कितना, जैसे 24 पारियों का औसत रन 28 है तो कुल उसका रन जो होगा 28 गुने 24 लिख देंगे। अब 24 से 28 में गुना करिएगा आप, तो 24 से 28 में गुना करिए, तो 24 से 28 में गुना करने के बाद फिर वो देखेंगे 25वीं पारी जो आएगा, तो 25वीं पारी में कितना बनाया था, 25वीं पारियों का औसत कितना था 29 था। तो अब पहले इसको गुना कर लेंगे, क्या है 28 गुने 24 है, तो 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 3 11, 8 दूनी 16, 4 दूनी 2 दूनी 4 1 5, क्या हो गया 672। कितना रन आया 672 टोटल। अब उसके बाद 25वीं पारी में 25 पारियों का औसत बताया गया है कि 25 पारियों का कुल देखिए कितना हो जाएगा 29, जब बताया गया था तो 29 गुने क्या हो जाएगा 25, तो फिर 29 गुने 25 है, 29 में 25 से गुना करके देखेंगे, 29 से 25 में गुना करिए तो 50 9 5 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, क्या आ गया 5, 8 4 12 के 2 और कितना है 5 1 6 1 7, 700 कितना हो गया 725। अब देखिए आप खुद ही देखिए कि 24 पारी खेलने के बाद टोटल रन उसका 672 था, और जब 25 पारी खेला तो 725 हो गया। तो 25वीं पारी में कितना बनाया होगा, इसलिए 25वीं पारी में जो बनाया होगा, 25वीं पारी में बनाया गया रन, 25वीं पारी में बनाया गया रन, 25वीं पारी में बनाया गया रन, 25वीं पारी में बनाया गया रन बराबर का है 725 में से क्या करेंगे 672 को हटा देंगे, 672 को क्या करेंगे हटा देंगे, कितना आएगा 3, 12 में से 7 गया 5 और फिर उसके बाद यही 53 रन हो गया, यानी 25वीं पारी में कितना रन बनाया था 53 रन बनाया था। इसी तरह देखिए इसको गुना में जो भी दिक्कत होगा उसको देख लीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए, तो देख लीजिएगा कि 25 पारी में जो जितना बनाया गया वो 53 है, तो 25वीं पारी 53 रन आया। अब उसके बाद 7वां सवाल देखें। अब 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात करना है, माने इसका निकटतम मान क्या आएगा, क्योंकि इसको जब भाग दोगे तो क्या दशमलव में आएगा, तो उसका निकटतम मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा आराम से हौसला बुलंद करके पढ़िए, इसमें कोई चिंता न करिए। आपको अगर लगता है कि हम नवोदय के इंट्रेंस एग्जाम देंगे, हमको नवोदय विद्यालय में पढ़ना है, तो आप इसको आराम से समझेंगे, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। अभी जितना दिन एग्जाम का माने समय बचा हुआ है, उस समय के अंतराल में हम आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों सब्जेक्ट को एकदम आपको ऐसा घोर कर पिला देंगे जो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए हमारे चैनल को आराम से देखें, क्वेश्चन जहां नहीं समझ में आता है कमेंट करें और ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगता है तो आगे शेयर करिए, और नहीं अच्छा लगता है तो फिर जय हिंद जय भारत करिए। आगे देखिए क्या है 349 गुने 51 है, तो 349 गुने 51 ठीक है, प्लस क्या है 632 भागा 31 ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करिएगा, इसको इससे गुना करिए। जैसे मान लीजिए 349 में 51 से गुना करना, करिए 9 के 9, 4 के 4, 3 के 3, 9 5 45 और 5 के 20 और 4 24 और उसके बाद 5 3 15 15 15 2 17, क्या हो गया आपको गुना करिए 17 17 7 99 इतना आया, प्लस अब इसको भाग देके देखिए 632 है, 31 से भाग दीजिएगा, 31 दूनी 62 होता है 1, फिर दशमलव बैठाइए 0,
फिर क्या है 4 बार में 3 बार में कटेंगे, 31 3 93, ठीक है। यानी आपको आया कितना, आपको आया 2.3। तो क्या करेंगे, इसको 2.3 यहाँ लिख देंगे। इसको करने के बाद 2.3 आया, आप खुद देखे होंगे कितना 2.3 आया। इसको 632 में 31 से भाग दिए, तो अब इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ बस जुटेगा, ये दशमलव के बाद ये अंक नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। तो 9 2 11 और 1 हासिल 9 1 10, 7 1 8, क्या हो गया आपको 17 801। फिर से 9 2 11 और 9 1 10, 7 1 8, यानी 17,801.3। यही आपको आंसर आ गया। फिर से देखिएगा 17,799, 9 2 11, 11 के 1, 9 1 10, यानी इतना आ गया आंसर आपको। अब 8वां सवाल देखेंगे कि 7.7 और 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल ज्ञात करना है। अब इसमें बहुत लड़के गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन आज के बाद मैं विश्वास देता हूं कि ऐसे योगफल में कभी आप न गड़बड़ाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। देखिए आप इस तरह लिखें, हल लिख दिए 7.7 है। अब ये दशमलव के बाद 7 है, इसके बाद आपको जितना जीरो बढ़ाना हो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। फिर उसके बाद क्या है 7.07 है, तो फिर ये 7.07 लिखिए, 7.07 लिख देंगे 07, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 7.007 है, 7 का लिखेंगे 007 लिखेंगे, लिख दिए। फिर उसके बाद 77 क्या है, तो यहीं 77 लिखेंगे, ठीक है। दशमलव क्या है 007, फिर क्या है 7। अब यहां फिर देखेंगे आपको बराबर नहीं लगता होगा, तो जीरो के सामने जीरो बैठा दीजिए ना, जीरो के सामने जीरो बैठा दीजिए, जीरो के सामने जीरो बैठा दीजिए। अब आपको बराबर अंक हो गया। अब आप इसको जोड़ने में कभी भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, एकदम विश्वास रखिए नवोदय का रिजल्ट होगा। बहुत बच्चे मैथ में ही फंसते हैं, लेकिन इस चैनल को पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए, आप मैथ में, मैं बताता हूं, विश्वास देता हूं कि आप मैथ में नहीं फंसेंगे, एकदम आराम से देखिए। अब इसको जोड़ेंगे 7 के साथ, 7 7 14, 7 1 हासिल 8, 7 के 7 दशमलव, फिर 7 7 14 70 1 7 चौका 28 के 8, 7 और हाथ 7 2 9, यही आपको हो गया आंसर। अब देखिए कह रहा है क्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या यानी वह प्राकृत संख्या जो अपने आप से कटे और सिर्फ 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, कोई पूछ देगा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा आपको याद रखना होगा, क्या कहेंगे, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, एक और स्वयं से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए ये परिभाषा याद रखिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। कहिए कैसे, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या में जरूर इतना याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या जो होती है, जैसे देखिए 2 1 से कटेगा और स्वयं अपने से कटेगा, 3 से काटिए कट जाएगा, 4 से काटिए कट जाएगा, नहीं कटेगा। दशमलव की बात नहीं है, दशमलव भाग देने की बात नहीं, स्वयं यानी पूरा कटने की बात है। 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 7 होगा, 7 के बाद क्या होगा 11 होगा, 9 9 होगा, क्योंकि 9 3 से भी कट जाता है, स्वयं से भी कटता है, 1 से भी कट जाता है। लेकिन आपको प्रथम 4 ही कह रहा है, तो 4 ही कही से। अब इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। इसका क्या निकालना है, योगफल। और योगफल जब निकालना है तो योगफल इसको जोड़ दीजिए, 2 + 3 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, इन 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, अब जोड़िए 7 5 12 3 15 2 17, 7 5 12 3 15 2 17, यही हो गया आपको आंसर। अब 10वां सवाल का ये सुनिएगा, क्या 10वां सवाल क्या है, एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है, कितना 100 में खरीदी जाती है 7500 में,
और 8400 रुपया में बेच दी जाती है। तो अब ये बताइए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना है। अब अपने आप से देखिएगा कि वस्तु 7500 में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर का हो गया आपको, क्रय मूल्य जो है कितना है 7500 रुपया, यानी 7500 रुपये में खरीदे आप। और विक्रय मूल्य जो है आपको, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितना है आपको, विक्रय मूल्य हो गया आपको 8400, विक्रय मूल्य 8400, विक्रय मूल्य 8400। अब आप जान सकते हैं कि कोई सामान जब हम 7500 में खरीदेंगे और 8400 में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा हानि होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा। आप खुद जान फायदा होगा, तो फायदा होगा यानी लाभ होगा। तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का है, विक्रय मूल्य कितना है 8400, 8400। और क्या है क्रय मूल्य कितना है 7500। अब घटाइए 00 00, फिर 14 में से 5 9 गया 5। देखिए 8400 में से अगर 7500 घटाएंगे तो क्या आएगा 900 रुपया। ये आपको 900 रुपया लाभ आया, लेकिन क्या निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, तो यहां लिखेंगे क्या, लाभ, लाभ कितना हुआ आपको 900 रुपया हुआ है, 900 रुपया होता है तो क्या लिखेंगे 900 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है देखिए 7500 है, 7500। अब इसको क्या करेंगे कि 00 से 00 काट देंगे, 00 से 00 काट दिए, बच क्या गया 9 गुना 100 बटा 75। अब इसको काटिए, 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। ठीक है, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9। अब आपको क्या आ गया 3 गुने 4, 4 तिहाई का आ गया 12%। ये हो गया आपको 12% लाभ। अब आगे देखेंगे क्या, अब देखिएगा, अब आपको जब 12% आ गया, अब उसके बाद आप इसका पूरा सूत्र को लिख लीजिए, क्योंकि देखिए एक सवाल को समझिए, पूरा सूत्र को जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको कोई समझ में ना आएगा। जैसे देखिए अगर खाली लाभ निकालना है, खाली लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब अगर मान लीजिए अगर हानि खाली निकालना है, हानि खाली निकालना है तो यहाँ विक्रय मूल्य की जगह यहाँ का हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर सिंपल अगर मान लिया जाए आपको लाभ दिया है क्रय मूल्य नहीं दिया है, लाभ दिया है क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर का होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब अगर उसके बाद अगर आपको मान लिया जाए विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है, तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर मान लिया जाए इस तरह से, अगर हानि होता है तो क्रय मूल्य बराबर का होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य प्लस हानि, इस तरह से। इतना हो गया। अब उसके बाद आपको विक्रय मूल्य अगर निकालना है, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर का होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा आपको, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर का होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर फिर मान लीजिए और विक्रय मूल्य निकालना है, मान लीजिए हानि दिया हो, जैसे लाभ दिया था तो इस तरह निकाल दिए, अगर हानि दिया हो तब विक्रय मूल्य बराबर का होता है क्रय मूल्य, जैसे देखिए अगर हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर का होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ये हो गया। अगर लाभ प्रतिशत ये सब निकालना है तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, इस तरह से। अगर मान लिया जाए आपको लाभ और हानि दोनों दिया है, ठीक है, तो इस तरह से लाभ हानि को देखते रहे, इस तरह से बनाइए और जहां भी दिक्कत हो। फिर उसके बाद देखिए जब इतना हो गया, उसके बाद मान लीजिए लाभ हानि प्रतिशत में दिया हुआ है, अगर लाभ हानि आपको अगर प्रतिशत में दिया है और लाभ हानि प्रतिशत में देने के बाद आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है,
तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे अगर लाभ हानि प्रतिशत में दिया, जैसे लाभ जैसे देखिए क्रयमूल्य निकालना है, अगर क्रयमूल्य निकालना है प्रतिशत में दिया है लाभ, तो क्या कहेंगे विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ, ये सूत्र होता है 100 प्लस लाभ। ये अगर प्रतिशत में लाभ दिया है तो अगर मान लिया जाए लाभ जो है, लाभ अगर प्रतिशत में दिया है, ठीक है, अगर मान लिया जाए प्रतिशत में अगर हानि दिया हो, अगर मान लिया तो क्रयमूल्य निकालना हो तो क्या कहेंगे, क्रयमूल्य बराबर का होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा का होता है 100 माइनस हानि। अगर मान लिया इसका क्या होता है कि हानि अगर प्रतिशत में दिया हुआ है, अब आपको निकालना है तो देखिए सूत्र को इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको आगे सवाल सब आएगा, हो सकता है ये सवाल का जगह दूसरा सवाल पूछ दे। अगर मान लिया जाए विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य अगर निकालना है, अगर लाभ दिया है प्रतिशत में लाभ दिया है तो कहेंगे का क्रयमूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100, ठीक है। कब, जब ये लाभ प्रतिशत में दिया है, लाभ का दिया है ये प्रतिशत में दिया है तो, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ब्रैकेट का चिन्ह है, अगर लाभ प्रतिशत में दिया है तो। अगर हानि प्रतिशत में दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना है, अगर हानि प्रतिशत में दिया है, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो उसके बाद क्या करेंगे, क्रयमूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटा का होता है 100। यही आपको सूत्र है। कब, जब हानि प्रतिशत में दिया हो, जब का है हानि प्रतिशत में दिया हो। इतना देखिए, ए नाम का कोई आदमी था, उसने किसी रेडियो को जो खरीदता है तो उस पर अंकित किया, जैसे देखे हम प्राइस लिखा हुआ है तो उस पर पैसा लिखा हुआ था, उसके 3/4 रुपया में, मैंने 3/4 बोला कि 3/4 में खरीदेंगे, वो खरीद लिया। और उसके बाद जितना अंकित माने जिस पर उस पर जो लिखा हुआ था, जितना पैसा उस पर लिखा हुआ था उससे 20% अधिक में क्या करता है, बेच देता है, 20% अधिक में बेच देता है। तो बताइए उसको लाभ प्रतिशत कितना, माने कितना लाभ हुआ। तो अब देखेंगे यहां, आप कुछ नहीं करिए, अंकित मूल्य मान लीजिए, माना कि अंकित मूल्य जो था उस पर जो लिखा हुआ था, अंकित मूल्य जो था, मान लीजिए अंकित मूल्य उस पर लिखा हुआ 100 रुपया था, ठीक है। अब उसके बाद 3/4 100 का 3/4 में खरीद लिया, तो खरीद मूल्य कितना हो गया आपको, क्रय मूल्य जिसको बोलेंगे, जो खरीद मूल्य है वो क्रय मूल्य है, माने कितना में खरीदा, खरीद मूल्य बराबर 100 का 3/4, 100 का 3/4 मतलब 100 गुने 3/4, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, यानी कहा गया 25 गुने 3, 25 गुने 3 आ गया 25 दिया 75 रुपया, यानी 75 रुपया में क्या किया, वो खरीद लिया। लेकिन क्या किया कि अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, आप खुद जान रहे विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20%, माने 100 को मेन प्रतिशत मानते, इसलिए 100 माने थे, 20 जोड़ दीजिए, यानी कितना बेच दिया, 120 रुपया में बेच दिया। अब आपको खुद जाना है कि 75 रुपये में खरीद के 120 रुपये में बेचेगा तो लाभ है ना होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर अब ये बताए हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले लाभ पहले ज्ञात करें तब प्रतिशत में निकलेगा। 120 में से 75 घटा देंगे, 120 में से 75 घट 10 में से 5 गया 5, फिर उसके बाद 11 में से 7 गया 4, यानी 45 रुपया का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन यहां कह रहे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत बराबर अभी सूत्र लिखाए हैं, लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए इसीलिए लिखा है, एक सवाल बताया उतना सूत्र क्यों लिखा है कि आपको आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो, आपका बेसिक यानी आपका आधार मजबूत हो जाए। मैं ट्रिकली नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप जब तक बेसिक नहीं जानेंगे आप अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकते। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर का होगा लाभ गुने 100, एकदम डिटेल पढ़िए, लाभ गुने 100 बटा का होता है क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ आपको कितना आया था 45 गुने 100 और क्रय मूल्य कितना है 75, क्रय मूल्य है कितना 75 है। अब उसके बाद अब देखिए, अब इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 दिया 75 हो गया, 3 बार में कट गया, 3 से 15 दिया 45, यानी आपको कट गया तो कितना है 15 गुने
15 गुने 4 यानी 15 चौके 60%, यही 15 चौके का हो गया 60, यही 60% आपका आंसर आ गया। अब देखिए 12वां सवाल क्या कह रहा है कि एक मैच हुआ, एक मैच में जैसे क्रिकेट का एक मैच हुआ, उसमें कुल आधा घंटा तक मैच चला है। अब कुल आधा घंटा तक मैच चला है, उसमें क्या हुआ कि आधा घंटे मैच चलने के बाद का जो मैच का समय का 1/10 भाग जो था सो टाइम जैसे आउट के लिए दिया जाता था। जैसे कोई जैसे क्रिकेट खेलता है, जैसे आउट होता है तो उसमें मतलब 1/10वां भाग जो था सो मतलब टाइम मतलब आउट के लिए दिया जाता था। उतने समय अंतराल में आपका जो आउट टाइम माना जाता था। मतलब कितना समय माना, 30 मिनट का है, 30 मिनट का खेला हुआ, उसका 1/10 मतलब देखिए आप खुद जान रहे हैं कुल मैच जो हुआ, कुल मैच का जो समय लगा, कुल मैच का समय जो लगा, कुल मैच का जो समय लगा वो 30 मिनट लगा। आधा घंटा का मतलब क्या होता है 30 मिनट लगा, ठीक है 30 मिनट लगा। उसमें 30 मिनट में कुछ ऐसा हुआ खिलाड़ी लोग की आउट हुए, जब आउट हुए तो उसका आउट होने का जो टाइम लगा 1/10 भाग, मतलब टाइम आउट कितना लगा, टाइम आउट जो समय लगा, टाइम आउट का जो समय लगा वो टाइम आउट का समय जो लगा 1/10 भाग, ठीक है 1/10 भाग। मतलब समय जो कितना लगा इसको टाइम आउट के लिए, देखिए टाइम जो आउट था, टाइम आउट के लिए जो समय लगा, टाइम आउट का जो समय लगा वो टाइम आउट का समय जो हो गया 30 मिनट का 1/10 कर दीजिए, मतलब 30 गुना 1/10 खत्म, मतलब 3 एकम 3 यानी 3 मिनट जो हुआ आपको आउट टाइम का समय हो गया। अब देखिए यदि यह 3 × 13 + 6 गुने 7, यानी यहां देखिए ब्रैकेट है। अब इस सवाल को पहले बनाने से पहले आपको क्या देखना है, जब इस ऐसे सवाल को बनाएंगे तो याद रखिएगा बोर्ड मास, इसको कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास बोर्ड मास का मतलब इसके मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक को पहले ध्यान देना होगा, उसके बाद ऑफ ध्यान देना होगा। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का काम कीजिए, अगर ऑफ नहीं है तो फिर क्या डिवाइड यानी भाग का काम कीजिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब का गुना के काम कीजिए। मतलब भाग और गुना पहले दिया, भाग गुना दोनों दिया है तो पहले कौन काम करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे तब गुना के काम करेंगे। एडिशन मतलब क्या होता है जोड़, पहले फिर उसके बाद जोड़ के काम करेंगे। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है घटाव, उसके बाद घटाव के काम करेंगे। मतलब अगर ये सब दिया हुआ है, ब्रैकेट भी दिया है, ऑफ भी दिया है, भाग भी दिया है, गुना भी दिया है, जोड़ भी दिया है, घटाव भी दिया है, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना होगा, उसके बाद ऑफ का काम करना होगा, उसके बाद डिवाइड के काम करना होगा, उसके बाद गुना के काम करना होगा, उसके बाद जोड़ के काम करना, उसके बाद घटाव के काम करना। इस आधार पर चलना होगा। अब आपको देखिए, आपको लगता है कैसे इसको जब हल करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 3 × 13 + 6 गुने कितना है 7 भागा 11 गुना 3 घटाव 12 इंटू का चिन्ह दे दिया कोष्टक 12 घटाव 4 गुने 2, इस तरह से है। अब इसको हल करेंगे तो पहले नंबर देखिए यहाँ ब्रैकेट का काम करना, पहले ब्रैकेट कीजिए, पहले ही भाग का काम नहीं कीजिए, पहले ब्रैकेट काम कीजिए, ऑफ इन ब्रैकेट का काम करना है, तब उसके बाद देखिए ब्रैकेट के बाद भाग का काम करेंगे, तब गुना का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के काम करने के लिए 3 × का है 13 6 7 42 हो गया, भागा ब्रैकेट में 11 3 33, ठीक है। फिर उसके बाद घटाव 12 घटाव 4 दूनी 8। अब ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट कब तोड़ेगा 3 × का है ये कोष्टक का मैंने गुना है। अब इसको जोड़ दीजिए 3 2 5 और 4 1 5, यानी क्या हो गया ये 55 हो गया, भागा का है 33 है, ठीक है। उसके बाद क्या है घटाव, क्या 12 में से 8 गया 4। अब यहां पास कितना लोग कहेंगे कि पहले किसका गुना करें, भागे गुना करो ना, 3 गुना 55, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे बटा 33 लिख दो, पूरे का बटा 33 लिख दो, घटाओ 4। फिर उसके बाद देखिए 11 से काटिए, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33,
तीन तीन काट दीजिए, आपको क्या बच गया 5 घटाओ 4। अब 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 1। यहाँ विकल्प नंबर बी मार दीजिए, एक आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और क्या है 426 को भाग करने पर हमेशा वह क्या बचती है 6 शेष बचती है। तो 6 शेष बचने का मतलब है कि कौन ऐसी देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो जो शेषफल है वो दोनों में से घटा दीजिए, घटाने के बाद उसका महत्तम निकाल दीजिए। अगर छोटी से छोटी संख्या कहे तो उसमें क्या है शेषफल को दोनों में से घटाने के बाद उसका क्या निकाल दीजिए लघुत्तम निकाल दीजिए। बड़ी से बड़ी भले कहता है लेकिन उसका आंसर छोटी ही आएगा, माने बड़ी से बड़ी संख्या कहता है लेकिन उसका आंसर छोटा संख्या आएगा। अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो उसका आंसर बड़ा ही आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ 14 नंबर सवाल क्या है 270 है। देखिए प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या 270 है, प्रथम संख्या 270 है, ठीक है। और तो 270 है तो उसमें से क्या करेंगे 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा 6 को घटाएंगे तो 264 बचेगा। अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आप खुद देख रहे हैं कितना है 426 है। 426 को देखिए उसमें से 6 घटा दीजिए तो क्या हो गया 420 हो गया। अब ये देखिए कि ये 464 जो है 264 जो है और 420 जो है ये दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में भाज्य होगा। बहुत लोग से हमको समझ में ना आएगा महत्तम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको महत्तम नहीं, अगर वो इसे नहीं समझ में आता है, एक भाग विधि से भी आता है, भाग विधि से निकालिए ना, लघुत्तम विधि से भी कर सकते हैं आप। जैसे 264 और 420 का महत्तम निकालना तो भाग से निकालिए, और नहीं तो फिर आप लघुत्तम विधि से निकालिए। जैसे 264 है तो इसको तोड़ दीजिए 2 13 दूनी 26, इस तरह से 2 छक 12 2 छक 12 66, ठीक है। और उसके बाद 2 से 33, 3 से 11 बार में 33 टूट गया, अब इससे ज़्यादा ना टूटेगा। 420 को भी तोड़िए, 2 से 21 दूनी 42 210, फिर 2 से तोड़िए 2 दही के 20 2 पचे 10 105, फिर 5 से तोड़िए 21 पचे 75 से, फिर 3 से तोड़िए 3 7 21। अब जब ये लघुत्तम के रूप में तोड़ दिए तो आपको बताए थे कि जब अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसमें क्या है बड़ी से बड़ी संख्या में दोनों का महत्तम निकालिए। अगर महत्तम निकालना है तो मासा निकालने के लिए महत्तम को शॉर्ट में मासा कहते हैं, दोनों में मिलाइए। जैसे देखिए ये 2 यहाँ मिल गया तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अगर फिर ये वाला 2 यहाँ मिल गया तो इसको भी 2 लिख दीजिए, गुना में लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद ये 2 है, ये 5 है, नहीं मिल रहा है, ये 3 है मिल गया, ये वाला 3 इसके साथ मिल गया तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, अब नहीं होगा तो क्या करेंगे यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, यही आपको आंसर आ गया। अब देखिए वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। अभी चारों में चुनना है तो क्या करेंगे गुणज देखने। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। कहीं कहीं पूछ देगा आपको, जैसे कह देगा कि 4 का गुणज लिखें, अगर कह दिया 4 का गुणज लिखें तो आप क्या करेंगे 4 का गुणज लिखे, 4 का पहाड़ा लिखे, 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, इस तरह लिखते जाइए। अगर मान लिया जाए अगर कह दिया कि नहीं 7 का गुणज लिखें, 7 का गुणज लिखें, कभी कभी पूछ देता है नवोदय के एग्जाम में, देखिए 7 का गुणज लिखें तो क्या है 7 के पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है पहाड़ा, इस तरह से लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है, वह कौन सी संख्या 4 8 और 6 इतना गुणज है, चारों विकल्प में से चुनना है। तो क्या करिए सबसे पहले 4 8 और 6 का लघुत्तम निकालिए, 4 8 और 6 का लघुत्तम निकालिए। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 से लगाइए, उसके बाद क्या है 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 के तीनों। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी का हो गया ये 24 हो गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 दूनी का हो गया 24 हो गया। अब देखिए 24 से कौन संख्या कट जाएगा, 24 से बारी बारी से, जैसे 396 है, 396 में आप 24 से भाग देके देखिएगा तो 24 एकम 24, 24 एकम 24 का बच गया 5। अब 24 बचे 20 से 24 6 बार लगाइएगा तो 6 चौक के 24 के 4 और 6 दूनी 12 2 14, नहीं कट पाएगा।
मतलब आपको 12 शेष बच जाएगा, ये पूरा पूरा नहीं काटा। उसी तरह अगर 664 में भाग दीजिएगा, 696 में भाग दीजिएगा, 664 में भाग दे के देखिए, 664 में अगर भाग दीजिएगा 24 से तो कटता है कि नहीं, 24 दूनी 48 हो गया, 24 दूनी 48, 16 में से 8 गया, 8 1, अब फिर यहाँ 24 5 20 14, 24 6 बार में 7, 7 बार में 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है। 8 बार में 8 चौक 32, 8 दूनी 16 2 18, देखिए 8 बार में ही करिएगा तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये नहीं कटेगा। अब देखिए 696 में भाग देके देखिए, 696 में 24 से भाग देखिएगा तो 24 दूनी 48, 24 दूनी का हो गया ये 48, 24 दूनी 48, क्या बच गया 1, ये बच गया 2, अब उसके बाद 6, अब 24 6 का 24, 9 बार में कट जाएगा ये, 9 बार में कहा जाएगा ये 216 कट गया। तो यही देखना है कि पहले नंबर जो संख्या दिया था 4 8 6 उसका लघुत्तम निकाल दिए, निकालने के बाद ये देखना है कि मतलब कौन कट रहा था, यही 696 हो गया। अब देखिएगा 12.1/16 का दशमलव समतुल्य, देखिए ये चारों विकल्प में से क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन जो 12.1/16 है ये सन 2022 में भी पूछा गया था, देखिए 2021 वाला में पूछा गया है। अब देखिएगा इसको कहा है मैंने एक दशमलव वाला जरूर पूछता है कि दशमलव बदलें। अब कैसे क्या करेंगे, जैसे 12.1/16 है तो आप 12 को 12 ही रहने दीजिए, 1/16 को ही क्या करिए 1/16, इसी को दशमलव पहले बना दीजिए। 1/16 का मतलब होता है ऊपर में नीचे से क्या करना है भाग देना है, क्या करना है भाग देना है। अब कोई भी दशमलव वाला रहेगा आप वैसे करिएगा, जैसे मान लिया जाए अगर आपको दे देता आपको 5/12 या 5/6 दे देता, मान लिया 5/6 दे देता तो लिखते कि ऊपर में नीचे से क्या करना है भाग देना है, बस ऊपर में नीचे से भाग दे, इतना जरूर याद रखना, ऊपर में नीचे से भाग देना, ऊपर में नीचे से भाग देना। ऊपर कितना है 1, चाहे बड़ा रहे अंक, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, जैसे मान लीजिए 12/5 दे दिया, कुछ भी दे तो यही याद रखना ऊपरला में निचला से भाग देना, ऊपर में नीचे से भाग देना है। यानी 16 से भाग देंगे, भागने लगा 0.0 हो गया, फिर भागने लगा 0 तो यहाँ 0, 16 6 96 हो गया 96, अब आपका बच गया 4, फिर दशमलव से मांगेंगे 0, फिर 16 दूनी का हो गया ये 32, फिर 8 बच गया, फिर ये दशमलव से मांगेंगे 0, 16 5 80, 16 5 80, ये कट गया पूरा पूरा। अब आप देखिए कितना आया 0. यहाँ जोड़ करेंगे, जोड़ देंगे इसी में, जोड़ देंगे इसमें, क्या जोड़ेंगे 0.0625। अब ये 0 तो 12 के साथ रहा तो 12 हो गया, 0.0625, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए दशमलव वाला उस समय बताए थे, अब दशमलव का देखिए एक ऐसा ही प्रश्न है कि इसमें गुना भी है, सब कुछ है, जोड़ भी है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि 3.00 3 गुना 15 है, प्लस फिर कितना है आपको 0.0123 जोड़ कितना है 5.00 2576 इस तरह से है। अब क्या करिएगा इसको गुना करिए, 15 3 45 हो गया, 0.15 फिर यहाँ 45 हो गया, प्लस का है ये 0.0123 फिर जोड़ क्या है 5.002576 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको लाइनिंग बाय लाइनिंग लिख दीजिए और आराम से जोड़ दीजिए, 45.045 प्लस फिर क्या करेंगे 0.0123 फिर उसके बाद क्या है 5 है 5.002576 इसको क्या करिए आराम से इसको जोड़ दीजिए 2576, ये देखिए 5 3 8 हो गया, 5 3 8 5 2 7 2 9 हो गया, 4 1 5 हो गया, 0 हो गया, 5 5 10 हो गया और 4 1 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से तो इतना नहीं संख्या के रूप में मान आपको आंसर तो आना चाहिए इतना, लेकिन विकल्प में इस तरह से दिया हुआ था 47, ए में 47 दिया था, बी में दिया था 48, सी में दिया था 49 और डी में दिया था 50, इस तरह से दिया था विकल्प। तो अब आपको 50 जो होगा डी वाला जो होगा वही आंसर होगा। इस तरह से क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2,02,000 को अंकों में लिखिए।
अब इसको देखिए 4 विकल्प दिया है, आप खुद समझदार है। देखिए 2 लाख लिखना है तो 2 से शुरू कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। फिर इसमें प्लस कर दीजिए, कितना 2000, तब तो लिखाएगा। तो 2000 इधर से लिखना होगा, जहां 1000 पूरेगा तहां 2 लिखिएगा। अब लिख जोड़ना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2000 कहा था 2 लिखती है, 3000 कहता तो 3 लिखते, 4000 कहता तो 4 लिखते, आगे अगर कहता तो और लिखते। इस तरह से इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0 2 0 2 हो गया। अब मिलाइए कि कहां पर है ये, आप देख रहे हैं कि 202 फिर 3 0 SC वाला, यही हो गया आपको आंसर। ठीक है, 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। देखिए आज के बाद आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर हो, चाहे योगफल हो, चाहे छोटी संख्या हो, कभी नहीं भूलेंगे, एकदम फिक्स है। एकदम आप ध्यान से देखेंगे, कभी अगर 4 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, चाहे 6 अंक हो, छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। अब क्या देखिए, जैसे आप 1 अंक जब कब कहेंगे तो 1 से लेकर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते 9 तक, ये 1 अंक वाला हो गया। अगर आप 10 से शुरू करेंगे तो 2 अंक का होगा, 10 11 ऐसे करते जाएंगे कहां तक, 99 पर, ये क्या होगा 2 अंक वाला होगा। अब क्या है, 3 अंक का अगर कहना है तो कहां से शुरू करेंगे, 100 से। अब कहां 100 101 102 ऐसे करते जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, 999 तक। फिर आपको अगर 4 अंक शुरू करना है तो ये क्या हो गया, ये 4 अंक शुरू करना है तो 1000 से शुरू करेंगे तब ना, 1 2 3 4 अंक हो गया। फिर 1001, फिर 1002, इस तरह से चलते चलते 9999 तक, इस तरह से चलेंगे। अब आप देखिए, इस तरह से अगर आप जानते हैं तो अब आपको देखना है कि 1 अंक में जब चले तो छोटी कौन है, यहां है, ये क्या है, छोटी है, छोटी है, ये छोटी संख्या इधर है, और इधर क्या है, बड़ी संख्या है, इधर क्या है आपको, बड़ी संख्या है। अब आप खुद देख रहे हैं कि 1 अंक की छोटी संख्या कितना हो गया, मान लीजिए 1 हो गया, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 9 हो गया, और 2 अंक की छोटी संख्या 10, और 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 2 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या देखिए। इस तरह से आप आराम से 4 अंक 5 अंक, लेकिन एक शॉर्ट याद रखिएगा, इतना दिमाग रखिएगा, 1 अंक बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 1 थे 9, 2 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 2 थे 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 9 3 थे 9, इस तरह से ऐसे लिखते जाइए, 9 बढ़ाते जाइए। लेकिन जब छोटी संख्या में आना है तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए, और जितना अंक कहते जाओ उस पर 1 0 बढ़ाते जाइए। जैसे 2 अंक कहे तो 1 0 बढ़ा दीजिए, मतलब यहाँ 1 को लगा के गिनती गिनते जाइए। अगर मानिए जाए, अगर कोई कहता कि 6 अंक की छोटी संख्या लिखिए तो 1 हो गया। अब 6 अंक बनाना तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की छोटी संख्या हो गया। और 6 अंक की बड़ी संख्या कहता तो यहाँ 9 6 9 कर दीजिए, 6 9 हो गया 6 अंक की बड़ी संख्या। इस तरह छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। तो अब यहाँ हल करिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या आपको लिखना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, तो अब आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, और छोटी संख्या में इधर से चालू करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की छोटी संख्या हो गया। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो आपको खुद जानना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 9 माने 9999 हो गया। अब कहता है कि दोनों का अंतर, मतलब इसका और इसका अंतर निकालना है। प्रश्न से यहाँ का ही अंतर, प्रश्न से अंतर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दीजिए, 1 पर 5 0 है, ठीक है। और उसमें से का इधर से 9 लिखते जाइए, सामने 9 लिखिए, हो गया। घटाइए, 1 दाही 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0,
9 में से 9 गया 0, ये बच गया 9 हो गया। अब आप मिलाइए कहाँ है, 9 पर 3 0 कहाँ है, देख लीजिए 9 पर 3 0 1, 9 पर 3 0 1, ये है सी नंबर। तो यही सी नंबर आपको आंसर हो गया। देखिए एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से चलना शुरू करती है 8:15 AM। AM का मतलब होता है, ए का मतलब अब्सेंट और एम का मतलब मून, अब्सेंट ऑफ मून, माने अब्सेंट चंद्रमा कब अनुपस्थित रहती है, दिन में। तो यानी दिन की बात कर रहा है, 8:15 माने सुबह 8:15 की बात कर रही है। और वह अजमेर जब पहुंचती है 2:30 PM, मतलब 2:30 PM माने 12 बजे के बाद, दिन में ही 12 बजे के बाद 2 PM, मतलब कहने का मतलब है प्रेजेंट ऑफ मून। प्रेजेंट ऑफ मून का मतलब क्या होता है कि आपको चंद्रमा की उपस्थिति, तो 12 बजे के बाद उसको क्या कहा जाता है, PM ही माना जाता है, मैंने चंद्रमा की उपस्थिति माना जाता है। अब देखिएगा यहाँ पास तो बताता है कि रेलगाड़ी को दिल्ली से अजमेर पहुंचने में कितना घंटा समय लगा। आराम से देखिएगा, एकदम आप देखेंगे, यहाँ हल करेंगे तो अब क्या है, 8:15 में चला है, उसको रहने दीजिए। ये 2:30 है, मतलब आप जनरल घड़ी में ऐसे, सामान्य घड़ी में ऐसे हम लोग जो घड़ी लगाते हैं उसमें जानिएगा 2 बजे कहीं कहेगा तो इस तरह, लेकिन ट्रेन वाली घड़ी जो होता है रेलवे स्टेशनों पर घड़ी जो देखेंगे 2 के का कहता है, 14 कहता है, 12 के बाद गिनिए 13, 13 के बाद 14, 14:30, यानी पहुंचने का जो समय है, पहुंचने का जो समय है, पहुंचने का समय जो है 14:30 है। 2:30 का मतलब होता है 14:30, ठीक है। अब क्या है, और चलने का जो समय है, चलने का जो समय है वो 8:15 है, ठीक है। 8:15 देखिए, 8:15 है। अब क्या करिए, कुछ नहीं है, इसको क्या करना, घटा देना है, कितना समय लगा, 30 में से 15 गया 15, ये मिनट हो गया, ठीक है। और क्या है, और 14 में से 8 गया 6 घंटा 15 मिनट, क्या हो गया ये, 6 घंटा 15 मिनट। इसी को लिखेंगे 6 घंटा 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, यही आपका आंसर हो गया। यही आप लोग को इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को आराम ध्यान से देखिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बहन नवोदय का परीक्षा दे, चाहे किसी चीज़ का तैयारी करे, आपका भाई, आपका बच्चा कभी भी विकास की रास्ता से पीछे नहीं हटेगा। और मैथ की डर, मैं चैलेंज करता हूं कि मैथ की डर हमारे चैनल के बाद आपको नहीं रह पाएगा। आप एकदम जरूर पास करेंगे, और विश्वास और भरोसा के साथ हमारे चैनल को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।